मित्रों नमस्कार। इस प्रेस को अब प्रारंभ कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी कुछ देर पहले एक प्रेस हुई है इंडिया अगेंस्ट करप्शन के द्वारा, उसके संदर्भ में अपने दोनों वरिष्ठ नेता आदरणीय सुषमा स्वराज विपक्ष के नेत्री लोकसभा और आदरणीय अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता राज्यसभा अपनी आरंभिक टिप्पणियां करेंगे और उसके बाद आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसका वो दोनों उत्तर देंगे। मैं आदरणीय सुषमा जी से आग्रह करता हूं कि पहले वो अपनी आरंभिक टिप्पणी दें। नमस्कार मित्रों, पिछले कई दिनों से मीडिया में एक माहौल बनाया जा रहा था कि बहुत जल्दी बीजेपी के खिलाफ कोई बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होगा और अटकलों का बाजार ये भी गर्म था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। पहले इस खुलासे के लिए 10 तारीख तय की गई, फिर उसे बढ़ाकर 16 कर दिया गया और उसके बाद कहा कि नहीं 17 तारीख को होगा। बीच में एक सवाल के जवाब में आईएसी वालों ने यह भी कहा कि हो सकता है 1-2 दिन हम आगे पीछे भी करें, सलमान खुर्शीद वाले मामले को थोड़ा और चलने दें, लेकिन अंततः उन्होंने 17 तारीख तय की। और आज तो उत्सुकता बहुत ही बढ़ा दी गई, किस पर पड़ेगा केजरी बम। केजरीवाल्स बिग अनाउंसमेंट, आईएसी's बिग एक्सपोजे, यानी इतना सेंसेशनलाइज करके रखा गया कि जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा बम आज फूटने वाला है। मित्रों, आप में से काफ़ी लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे होंगे, शायद कुछ ने टेलीविज़न पर देखी हो। ज़रूर आप में से कुछ लोगों को निराशा हाथ लगी होगी। हम तो बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि हमें मालूम था कि वो कितना भी खोज निकालें कुछ निकाल नहीं सकते और हमारा अंदेशा सही साबित हुआ। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत प्रयासरत थे, प्रयत्न कर करके कोशिश कर करके कुछ निकालने की कोशिश में थे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर नहीं लगा सके। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक चुनावी मंच के रूप में बदल दिया। जितनी पार्टियों के नाम उन्हें याद थे उन सब के नाम उन्होंने ले डाले। कांग्रेस और भाजपा के समेत सपा, बसपा, डीएमके, अन्ना डीएमके सब भ्रष्ट हैं, सबकी आपस में साठगांठ है, सबकी मिली भगत है। सिर्फ अपने लिए एक वोट मांगने की बात रह गई, वरना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इलेक्शन रैली में तब्दील हो गई थी। और जो आरोप उन्होंने लगाने की कोशिश भी की, वो आरोप भी सिरे से बेबुनियाद हैं। उन्होंने पूरे का पूरा केस इस पर बिल्ड किया कि नितिन जी ने अंजलि दमानिया को कहा था कि 4 काम हम उनके करते हैं, 4 काम वो हमारे करते हैं। ये बात कभी नितिन जी ने कही ही नहीं, और जो बात कही ही नहीं उस पर केस बिल्ड कैसे हो सकता था। लेकिन तो भी उन्होंने जो 4 काम में की बजाय 3 काम गिनाने चाहे। पहला कहा ज़मीन के बारे में कि जो ज़मीन किसानों को मिलनी चाहिए थी वो ज़मीन नितिन जी को मिल गई। मित्रों, वैसे तो नितिन जी ने स्वयं खुलासा किया है इसका कि वो ज़मीन 83-84 में अक्वायर हुई थी, 97 में उस पर डैम भी बन गया और पूरा पैसा कॉम्पनसेशन का, मुआवजे का अवार्ड घोषित होने के बाद किसानों को मिल गया था। आईएसी के लोगों का ये आरोप कि वहाँ किसान खेती कर रहे थे सिरे से निराधार और असत्य है। वो वेस्टलैंड थी जो 2006 में मात्र 11 वर्ष के लिए एक संस्था पूर्ति समृद्धि सिंचन
कल्याणकारी संस्था को 11 बरस की लीज पर दी गई, वो भी नर्सरी के लिए। वो कहते हैं नितिन जी वहाँ खेती कर रहे हैं, नितिन जी वहाँ शुगर केन गन्ने का सापलिंग उगाते हैं और विदर्भ के किसान को सब्सिडाइज्ड रेट पर देते हैं। वो जो विदर्भ के किसानों की वकालत कर रहे थे, उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो सापलिंग वेस्टर्न महाराष्ट्र में 13 रुपये का मिलता है, जिसे नितिन जी सब्सिडाइज रेट पर 5 रुपये का देते हैं कि वहाँ के गन्ना उत्पादक एक अच्छी क्वालिटी का गन्ना उगा सकें। वो नर्सरी के लिए ज़मीन दी गई है, मात्र 11 वर्ष के लिए दी गई है, और वहाँ वो सापलिंग उगा करके सब्सिडाइज रेट पर विदर्भ के किसानों की सेवा कर रहे हैं। जो दूसरा आरोप उन्होंने लगाने की कोशिश की कि जो डैम बना उसका पूरा पानी नितिन जी के पावर प्लांट को मिल जाता है। मित्रों, उस पूरे डैम का 0.85% यानी 1% से भी कम पानी उनके प्लांट को मिलता है। 1% से भी कम, 0.85%। तो जो उन्होंने आरोप लगाए वो भी असत्य और निराधार थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उन्होंने खोज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत खोज करने के बाद भी जब कुछ वो नहीं प्राप्त कर सके तो इस तरह के अनर्गल बातें कहकर उन्होंने, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर रखा था, वो करनी ही थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ना किसी आरोप के घेरे में थे, ना वो किसी आरोप के घेरे में आ सके। और आज मैं और अरुण जी यहाँ यही आपसे कहने के लिए आए हैं कि हमारी पार्टी का पूरा कैडर और पूरा नेतृत्व नितिन जी के पीछे है। अब ये अगर उन्हें दर्द है कि नितिन जी उद्योगपति हैं, अगर उन्हें ये दर्द है कि नितिन जी को दूसरा कार्यकाल मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद इंडिया अगेंस्ट करप्शन का ये ब्रीफ नहीं है। वो कोई भ्रष्टाचार के केसेस अगर उजागर करते तो उनका ब्रीफ पूरा होता। लेकिन कौन पार्टी किसको अध्यक्ष बनाती है, किसको कार्यकाल देती है, किस पार्टी का अध्यक्ष कितनी संस्थाएं चलाता है, कौन से उद्योग चलाता है, ये शायद उनके ब्रीफ से बहुत बाहर था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब उन्हें कुछ नहीं मिला और 17 तारीख का ऐलान उन्हें पूरा करना था, तो एक चुनावी मंच में इस पूरे प्लेटफॉर्म को बदलकर उन्होंने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर डाली। लेकिन इससे नुकसान उन्हीं का हुआ है। जो एक रहस्योद्घाटन वो करना चाहते थे, उनकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। और जैसे पहले होता था कि कोई कहता था भेड़िया आया पे लोग पहुंच जाते थे, लेकिन उसके बाद जब कलई खुल गई तो लोगों ने जाना छोड़ दिया। अब मुझे नहीं लगता कि कभी भी आईएससी वाले कहेंगे कि हम किसी के खुलासा करने वाले हैं, तो इतनी उत्सुकता मीडिया में होगी जितनी कि आज बनी थी। जिस तरीके मुहावरों का प्रयोग किया जा रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मुझे उन मुहावरों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि बिल्कुल अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश करने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम ख़राब और अनुचित साबित हुई है। इतना मुझे कहना है। अरुण जी कुछ ऐड करना चाहेंगे तो करेंगे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में खड़ी हुई थी, और अब जैसा उन्होंने घोषणा की कि वो एक राजनीतिक दल बना रहे हैं, तो एक दल के नाते स्वाभाविक एक राजनीतिक इच्छा रहती है कि हम आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं। और उनकी रणनीति उनके वक्तव्यों से यह स्पष्ट थी कि जो प्रमुख राजनीतिक दल इस देश के हैं, उनके बीच में एक नैतिक बराबरी ले आओ। उन सब के ऊपर उंगली या प्रश्न चिन्ह लगा दो। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य प्रमुख रूप से यह था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं केवल यह कह सकता हूं कि टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस
is a failed attempt to bring a moral equivalence between the Congress and the BJP. उनका उद्देश्य यह था कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल एक जैसे हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबंध में कहा गया, अब कुरेदने और ढूंढने से भी समझ नहीं आ रहा कि आरोप क्या है। जो एक सस्पेंस बनाया गया था और जिस शैली और इमोशन के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मैं थोड़ा सा परिवर्तित करके जो अंग्रेजी का मुहावरा है वही कहना चाहूंगा, अ माउंटेन ऑफ व्हाट वाज नॉट इवन अ मोल हिल। मैंने 2-3 दिन पहले एक वक्तव्य में कहा था कि किसी भी संस्था जो अपने आप को क्रूसेडर कहती है, उसके लिए उसकी स्वयं की विश्वसनीयता बहुत जरूरी होती है। और जब वो अपनी विश्वसनीयता खो बैठती है ओवर स्टेटमेंट, एग्जैजरेशन, गलत बयानी के माध्यम से, तो जिस कॉज को वो रिप्रेजेंट करती है उसका भी वो नुकसान करती है। टुडे इंडिया अगेंस्ट करप्शन हैज डैमेज्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी संस्थाओं की समाज को जरूरत होती है। हम ऐसी संस्थाओं के विरोध में कभी नहीं रहे, लेकिन आज की जो उनकी रणनीति थी कि समाज को दिखलाएं कि हम हिटमैन हैं, हम किसी पे भी प्रहार कर सकते हैं, लेकिन आज प्रहार तो कम किया, द हिटमैन हैव स्कोर्ड अ सेल्फ गोल। They have damaged their own credibility. जो सुषमा जी ने भी कहा, मैं केवल 2-3 वाक्यों में उसको एक बार दोहरा देता हूं। 1983-84 में लैंड एक्वायर हो चुका है। 1996 में डैम बन चुका है। किसानों को मुआवजा मिल चुका है, वहां खेती नहीं थी। जो बंजर जमीन थी, रॉकी लैंड था, वो खाली पड़ा था। विदर्भ एक ड्राई रीजन रहा है और इसलिए केवल 11 साल के लिए 2006 में एक लीज मिलती है, खेती करने के लिए भी नहीं। गन्ना पश्चिम महाराष्ट्र में उगता था, विदर्भ में भी उगे ताकि यहां के किसान को लाभ हो पाए, तो इसलिए यहां पर सैंपलिंग लगाए जाएं शुगर केन के। उसके लिए 11 साल की लीज मिली है एक ट्रस्ट को, जो अपने खर्चे से वहां सैंपलिंग लगाते हैं और सस्ते दाम पर किसानों को देते हैं कि अपने खेतों में लगाओ। और 11 साल के लिए यह लीज दी गई है उस सैंपलिंग को लगाने के लिए। और जो सैंपलिंग एक लेबोरेटरी की तरह वहां से बनता है और फिर किसानों को चला जाता है। यह उस इरिगेशन और विदर्भ को हरा करने का जो प्रयास है, यह उसका एक अंग है। इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और ये सारे आरोप ढूंढ लेना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम लोग भी आरोप लगा सकते हैं कि कोई संस्था किसी विषय पे नहीं बोली, मैं इसकी पूरी सूची दे सकता हूं। लेकिन अब वो राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल होते हुए जो दलों की एक जिम्मेवारी है
ये उनको समझना चाहिए। और जैसा सुषमा जी ने कहा कि ये जो आरोप लगाए हैं इनको पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी खारिज करती है। So each case will have to be seen on its own merits. We have explained to you within minutes what our response is. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज नॉट इलीगल, एंड सेकेंडली जो आपने कहा कि उन्होंने बोला है कि वो खेती थी, हम जब कह रहे हैं कि वो वेस्टलैंड थी तो इसका मतलब वो गलत कह रहे हैं। उनका ये आरोप कि वहाँ किसान खेती कर रहे थे ये गलत है, वो वेस्टलैंड थी और नर्सरी के लिए नितिन जी को दी गई। See, please understand, we are still dealing with the old Land Acquisition Act. The new one is still to be passed. Land is acquired for the public purpose of irrigation, building a dam, intended for the welfare of the farmer. Some part of the land is wasteland, बंजर जमीन है। एक्विजिशन के 22 साल बाद उसका कोई यूटिलिटी नहीं हो रहा, खेती बंद हो चुकी है, तो वहां की फार्मर बेनिफिट के लिए अगर सरकार ऑल्टरनेटिव पब्लिक पर्पस के लिए देती है तो उसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। इलीगल नहीं। He is absolutely wrong. And let us be clear, this whole theory is based on what premises? All industries all over the country, all residential houses all over the country are built on land which were once upon a time an agricultural land. They are acquired for a public purpose and used for a public purpose. Therefore, if you take up the case of all the gentlemen who are sitting on the stage, I don't want to target any one of them, whether it's their houses or it's the housing societies or the apartments or their farmhouses or their industrial establishments, or for that matter any one of ours, are originally built on land which were once upon a time farmers' land. It was acquired, used for that purpose. Now, is it anybody's case that this land is not being used for a public purpose? Instead of allowing the land which is lying waste for 22 years, if the government says for 11 years use it as a laboratory for sampling so that the Vidarbha farmers can be benefited, I don't think the IAC should be so anti-farmer, particularly in relation to a region like Vidarbha where the farmer is already being under a distress. Land has already been acquired 22 years ago. उनको पैसा मिल चुका है। They have already been given compensation 22 years ago. He's been the most fierce leader of opposition, exposing scam after scam from Telgi downwards, and therefore you see a cozy relationship. Well, I think if your whole thesis is based on a cozy relationship between the BJP and the Congress, then we are alien to what's happening in Indian politics. And all this, PIL also. You see, a land has been acquired for a public purpose, 1984. Therefore, after 22 years, the government puts it to an alternative use for the benefits of the farmers. देखिए, ये मैं ऑलरेडी अखिलेश जी इसका उत्तर दे चुका हूं। जमीन 22 साल पहले अक्वायर हो चुकी है, मुआवजा दिया जा चुका है, 22 साल तक उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा, वो बंजर जमीन पड़ी हुई है। नहीं, और जहाँ तक साठगांठ का सवाल है वो भी बता दो ना, सारे के सारे स्कैंडल्स वहाँ बीजेपी के नेताओं ने निकाले, PIL बीजेपी की तरफ से की गई। साठगांठ किसे कहते हैं? एक भी प्रकरण वहाँ किसी और ने नहीं निकाला, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। स्वयं नितिन जी ने लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते, खड़से जी ने, देवेंद्र फडणवीस जिसका नाम लिया उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने, और PIL हमारी ओर से की गई। सारे स्कैंडल, सारे स्कैम्स महाराष्ट्र सरकार के भाजपा निकाल रही है। तो मुझे समझ नहीं आती कि साठगांठ किसे कहते हैं। ये उनका कहना है ना, ये उनका कहना है। देखिए, मुआवजे के बाद, कब्जे और मुआवजे के बाद लैंड एक्विजिशन से रिलीज नहीं होता। देखिए, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के प्रावधान है उसमें। एक बार तो रिफ्यूट करना ही होगा। अगर हम आके नहीं कहेंगे निराधार है तो आपको कैसे पता चलेगा?
फिर तो आप उसको सत्य वचन मानेंगे। तो एक बार हम आकर कहेंगे निराधार है, तभी तो आप उनकी बात के साथ लिखेंगे कि भाजपा नेताओं ने कहा ये निराधार है। अगर हम नहीं कहेंगे ये निराधार है, फिर तो जो उन्होंने कहा वो सत्य है। तो एक बार तो रिफ्यूट करने की आवश्यकता है ही। Well, we are all expected to be objective. Just as we are expected to be objective, so are you expected to be objective. So whenever any allegation is made, you look at the merits of that allegation and then decide what is the substance in it. Now, this particular charge which has been made, we have actually had to bend backward, struggle and find out what is the substance of the accusation itself. There are other cases where facts speak for themselves. ये facts are आपका- so dissimilar in two cases. देखिए सारी डिटेल्स जो हैं कि कितने दिन पहले एप्लीकेशन दी, कब उसकी मीटिंग हुई, ये भी अगर आप चाहेंगे तो हम डिटेल्स पता कर नहीं, लेंगे। 4 दिन बाद नहीं मिली। 4 दिन बाद तो उन्होंने कहा कि 22 तारीख की मीटिंग में रखना। 4 दिन बाद नहीं मिली, 22 तारीख को मिली। कब एप्लीकेशन हुई, कब मीटिंग हुई, ये सारे डिटेल फैक्ट्स आपको ड्यू कोर्स में हम देख के बतला देंगे। मिस्टर राहुल श्रीवास्तव, Well, may I make it easier? We authorize you to kindly probe it, and if you are able to find out some additional facts, we'll stand educated. Okay. No, we'll make you the SIT. You've done some very good investigations in the last few days. Please do this one. Yes, there is a need, because when allegations are leveled against the president, naturally the party leaders will say that these allegations are baseless and the cadre and the leaders are behind the president. नहीं, ये तो आप पहले स्वयं बताइए कि कौन विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, और अगर वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो आए ना, वो तो राज करने की भी भूमिका निभाना चाहते हैं। आए चुनाव के मैदान में, चुनाव के मैदान में जनता जो भूमिका उन्हें देना चाहती वो देगी, फिर देखेंगे वो कौन सी भूमिका निभाएंगे। वही मैंने कहा कि अब तो वो चुनावी मंच से बोल रहे थे, वो इलेक्शन रैली में ये बात बोलें, इलेक्शन लड़ें, उसके बाद जनता उन्हें जिस भूमिका में रखेगी वो भूमिका निभाएं। हमें जो जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है, हम ये दावे से कह सकते हैं कि हम उस भूमिका को, जो प्रेरी की भूमिका है, बहुत ही ज़्यादा सक्षमता से निभा रहे हैं। कर तो नितिन रहे ना, उन्होंने तो केवल लैंड दी नर्सरी के लिए। दिलीप तिवारी, हाँ, नर्सरी में पौध तो उगा रहे हैं नितिन गडकरी, और 13 रुपए का सैपलिंग 5 रुपए में बेच रहे हैं।